सीयूईटी एग्जाम में अपेयर होने वाले और तुम्हें लगता है कि 250 आउट ऑफ 250 ला पाना बिजनेस स्टडीज में इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे इस चीज की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, यानी कम से कम टाइम देके आप यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। बस आपको सही वे पता होना चाहिए इस चीज को पढ़ने का। यानी कि इस एग्जाम में अपेयर होने से पहले या फिर इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जैक्ट सिलेबस, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं ये पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम में मुझे कितना कॉन्सेप्ट कवर अप करना है, ताकि लास्ट में मैं क्या कर सकूं, सही से रिविजन कर सकूं। तो अगर तुम चाहते हो बीएसटी में 250 आउट ऑफ 250 लाना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो, किसी भी एग्जाम में ना अपेयर होने से पहले हमें ना उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होती है, क्लैरिटी से, कंफ्यूजन्स के साथ स्टार्ट नहीं की जाती। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो टोटल तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। अब तुम्हें अटेम्प्ट भी पूरे 50 ही करने हैं। ऐसा नहीं कि 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और फिर कह दिया कि हमने तो सारा कर लिया। नहीं, आपको पूरे 50-50 अटेम्प्ट करने। अब अगर हम बात करें तो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन आपका कैरी करता है +5 और अगर इनकरेक्ट किया तो -1 मार्किंग भी आपकी होती है। इसके अलावा ये जो पेपर होता है ये प्योरली बेस्ड होता है आपका एमसीक्यू पैटर्न पे, ना कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जैसे बोर्ड में होता है ना कि अगर मुझे थोड़ा नहीं भी आ रहा है तो मैंने 1-2 लाइन भी लिख दी तो 0.5 तो मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपने करेक्ट किया तो करेक्ट है, यानी +5। नहीं आया या गलत कर दिया, नहीं आया तो नंबर गए, और अगर गलत कर दिया तो तुम्हारा जो तुमने सही किया है उसमें से तुम्हारे मार्क्स यहाँ पे चले जाते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ का जो सिलेबस होता है वो किस पे बेस्ड होता है, ये कंप्लीटली बेस्ड होता है आपकी एनसीईआरटी पे। तो यानी कि यहाँ पे आपको पूरा फॉलो करने की जरूरत है एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो हमने अभी देखा ना ये सिलेबस बेस्ड किस पे, आपका एनसीईआरटी पे। तो एज पर एनसीईआरटी आपकी बीएसटी की बुक 2 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको टोटल 8 चैप्टर्स या 8 यूनिट्स आप कह लो पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। पार्ट बी में एज पर एनसीईआरटी आपको 3 ही यूनिट्स पढ़नी है। बट अगर हम सिलेबस देखें एनटीए का तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर भी पढ़ना है, जो आपके लिए क्या है, ट्विस्ट है, प्लस ये एक्स्ट्रा एज देता है उन बच्चों को जिन्होंने सही से अपने इस एग्जाम के लिए क्या किया होता है, प्रिपरेशन किया होता है। यानी अगर तुमने सही से इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा तभी तुम्हें ये वाला पार्ट भी तुमने किया होगा और तभी तुम्हें यहाँ पे नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को तो पता भी नहीं है। इवन सीबीएसई में ये चैप्टर आधा दिया हुआ है, पूरा चैप्टर भी नहीं दिया है सीबीएसई वालों को भी। तो आप जब फाइनेंशियल मार्केट पढ़ोगे तो आपको पूरा पढ़ना है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी मार्केट के फ्लोटेशन के मैथड, सब कुछ। तो टोटल यूनिट्स कितनी है आपके पास, 12। अब आते हैं हम ट्रेंड्स पे, क्वेश्चंस के ट्रेंड्स पे। जो तुम ट्रेंड समझ रहे हो वो ट्रेंड नहीं। ट्रेंड का मतलब यहाँ पे है कि क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। पहले क्या होता था, डेफिनेशन और डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते थे, पर अभी के टाइम पे केस स्टडी ज्यादा होती हैं, असर्शन रीजन होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अपार्ट आपको मैच द फॉलोइंग ज्यादा देखने को मिलेगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो डायरेक्ट भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक बेसिक रीडिंग देके हम इस पेपर को कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस तुम्हारे ट्रिकी हैं। चाहे असर्शन रीजन देखो, चाहे केस स्टडी हो, मैच द फॉलोइंग हो, सिचुएशन बेस्ड हो, ये सब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डिमांड करते हैं। बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के इनको अटेम्प्ट कर पाना नामुमकिन होता है। अब देखो, जो टॉपर्स बनने वाले हैं ना 2027 में, उन्हें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत है 250 आउट ऑफ 250 लाने के लिए बीएसटी में। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीड करनी है और यहाँ पे आपको यूज करना है एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट, यानी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से लेके नोट सब क्या होंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। फिर स्टेप 2 में आपको करना है कन्वर्ट एवरी टॉपिक इनटू एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब कौन से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास हर चैप्टर या टॉपिक वाइज, पीवाईक्यूज होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए।
डन है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, लास्ट के स्टेप्स को तो वो फॉलो करते ही नहीं है। अब अगर देखें तो यहाँ पे भी एमसीक्यू पता है वो कौन से प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक। पीवाईक्यूज को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, लास्ट का मंथ मॉक्स के लिए होता है, पीवाईक्यूज के लिए नहीं होता। स्टेप 3 की बात करें तो सॉल्व पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि चैप्टर वाइज तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये दोनों को आप एक साथ लेके चल सकते हो, स्टेप 2 और आपका 3 एक ही मान लेते हैं। स्टेप 4 की बात करें तो आइडेंटिफाई द रिपीटेड कॉन्सेप्ट। पिछली वीडियो जाके देखना, तो मैंने ना वहां पे बता के रखा है कि पीवाईक्यूज को आपको कैसे यूज करना है, 5 प्रो टिप्स वाली। वहां पे ना आपको पीवाईक्यूज का बैंक बनाने की जरूरत है, जहां पे आपके रिपीटेड क्वेश्चन, जो पैटर्न ज्यादातर आपको दिख रहा हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, वो आप नोट डाउन करोगे और उससे ज्यादातर फोकस करोगे। फिर स्टेप 5 आता है मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस प्लस रिविजन। अब ये जो मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन वाला टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड होगा तुम्हारा मई और अप्रैल का। ओके, अब आते हैं व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स से स्टे बिलो 170। यानी मोस्टली स्टूडेंट पता है बीएसटी में 170 के नीचे ही रह जाते हैं। उसके पीछे का रीजन है तुम्हारा रीड थ्योरी रिपीटेडली, यानी कि वो थ्योरीज को रट के जाते हैं, रट्टाफिकेशन वर्क नहीं करता। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो, इग्नोर एमसीक्यू। एमसीक्यूज तो भाई उन्हें लगता है कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने रीडिंग कर लिया, हम क्वेश्चंस कर लेंगे। अरे असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चंस और केस स्टडी ना प्रैक्टिस से अच्छे से कर सकते हो। यानी अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चंस पे करेक्ट अपना आंसर पाना या फिर +5 पाना ना, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम नंबर उठा सकते हो। यहाँ पे इग्नोर पीवाईक्यू, स्टार्ट मॉक्स इन मार्च। मार्च में मॉक नहीं स्टार्ट करना होता है, ना ही आपको इग्नोर करना है पीवाईक्यूज को। पीवाईक्यूज को अभी से स्टार्ट करो और मॉक्स को रखो अपने अप्रैल मंथ के लिए। अब आते हैं रोड मैप टाइमलाइन, यानी कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है किस मंथ में। जून से अगस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें हमारा 40% से 40 to 50% सिलेबस कवर करना है। 40 to 50% सिलेबस हमारा कवर्ड हम कंसिडर करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर तक या फिर डायरेक्टिंग यूनिट तक। यानी पहला नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कर लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट कर लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिया, स्टाफिंग कर लिया आपने, स्टाफिंग के बाद आपने अपना प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर लिया और डायरेक्टिंग कर लिया। तो आपका कंसिडर कर लिया जाता है कि 50% सिलेबस तो आपने यहीं पे कर लिया। अब इसमें भी ना कुछ चैप्टर्स बहुत ही हाई वेटेज के होते हैं। अब डायरेक्टिंग तक जब यहाँ पे आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट करोगे ना, तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होंगे वो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस क्या होंगे, आपके पीवाईक्यूज होंगे। फिर हम आते हैं हमारे सितंबर टू नवंबर मंथ में, यानी यहाँ पे हमें कंट्रोलिंग चैप्टर से लेके हमें हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा करना है। यानी आपका क्या होगा, 100% सिलेबस कंप्लीट। यानी कि नवंबर आते आते तुम्हें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है। रीजन, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा बोर्ड का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा किसके लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद दिसंबर टू जनवरी ना सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। ये जो पीवाईक्यूज है ना, ये तुम्हें हेल्प करेंगे। अब पहले हम जो पीवाईक्यूज देख रहे थे वो कैसे थे, वो आपके चैप्टर वाइज थे। अब हम मिक्स पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में। और उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, पीवाईक्यूज तुम्हारे पास वो होने चाहिए जो हर एक शिफ्ट के हो, हर एक तुम्हारे क्या हो, सेट में अवेलेबल हो। क्योंकि एग्जाम तो बहुत सारे शिफ्ट में होता है, अलग अलग सेट्स भी होते हैं, तो 2-3 सेट से काम नहीं चलता। तो यहां तक क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज, वो भी कैसे, मिक्स्ड करने हैं। अब इसके अपार्ट आते हैं अप्रैल और मई का टाइम। अब तुम कहोगे मैम बीच के 2 महीने जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप बोर्ड में फोकस करोगे, और जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा उन्हें रिवीजन करना है। अब अगर बात करें अप्रैल टू मई की ना, तो यहाँ पे तुम्हें मॉक्स देने हैं, एनालिसिस करना है अपना कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है या किस टॉपिक में तुम थोड़ा भी लैग कर रहे हो, ताकि तुम उसे प्रिपेयर कर सको। प्लस तुम्हें
रिविजन करना है फाइनल। और ये जो मॉक्स होंगे ना, एक चीज याद रखना, इस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, इस टाइम पे तुम चैप्टर वाइज मॉक भी दे सकते हो, ये भी तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। और अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड की, तो यहां पे हम फुल लेंथ मॉक देंगे। डन है, फुल लेंथ मॉक देंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, फिर हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि विदाउट रिवीजन चीजें इनकम्प्लीट है। और देखो, थोड़ा ना आपको अपडेटेड रहने की भी ज्यादा जरूरत है। रीजन क्या होता है, एनटीए क्या कर देता है, लास्ट मोमेंट पे चेंजेस ला देता है। अब जैसे इसी बार हुआ था, लास्ट मोमेंट पे चेंजेस आ गए, बच्चे परेशान होकर रह गए कि अब हम क्या करें, अब हम फाइनेंशियल मार्केट कैसे पढ़े। तो जिसने पहले से सारी चीजें पढ़ रखी होंगी उसे तो बस एक चैप्टर पढ़ना है, पर जिसने अभी स्टार्ट भी नहीं किया होगा या आधा कवर अप किया होगा, उसके लिए तो एक बर्डन ही बढ़ गया ना। तो इसीलिए नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो भी पीवाईक्यूज और मॉक के फॉर्म में। अब अगर हम बात करें तुम्हारे 4 इयर्स के पेपर पैटर्न को रिवील करें, या फिर ज्यादातर क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं, अब तुम बोलोगे कि मैम 4 ईयर क्यों लिखा है, क्योंकि 2026 का एग्जाम अभी हो रहा है, बट उसमें भी जो अब तक हमने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे हमें यही पता चला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तुम्हारे लिए हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जिन्हें तुम्हें एक एक लाइन टू लाइन अच्छे से देखना है, यानी इन्हें तो तुम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें कि हम हमारी प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हम हमारा सिलेबस भी कंप्लीट कर ले, साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी साथ में मैनेज कर ले। और हमें तो भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि मॉक्स, पीवाईक्यूज ये सब भी तो हमें अरेंज करने पड़ेंगे। और अगर तुम सोचो तुम पीवाईक्यूज अरेंज भी कर लो, तुम्हें उसके आंसर्स ना मिले, तो तुम्हें चैट जीपीटी और गूगल करने में कितना टाइम चला जाएगा। इस टाइम पे तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, जो तुम आज करोगे और उसका आउटकम तुम्हारे सीयूईटी के रिजल्ट के दिन तुम्हें देखने को मिलेगा। यानी कि तुम्हारे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारी क्लासेस, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जल्द से जल्द जाके क्लासेस में एनरोल करो। अब एनरोल कैसे कर सकते हो, तुम्हें एक तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लस तुम्हें एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मिलेगा, जहां पे तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन करना, हम आपको पर्सनली गाइड भी करेंगे। अब अगर हम बात करें इसे परचेज करने के लिए, तो आपको सिंपली अड्डा की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जाके हम ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, सीयूटी, यूजी, पीजी पे। स्पेशली जो स्टेट और आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें अभी से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सीबीएसई वालों के पास फिर भी एडवांटेज है, क्योंकि सिलेबस समा उनका क्या है, बीएसटी का सेम है। इवन इकोनॉमिक्स का भी उनका सिलेबस थोड़ा बहुत सेम होता है। तुम्हारे लिए ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो तुम अभी से शुरू करो। तो हमें सिंपली क्या करना है, सीयूटी, यूजी, पीजी पे जाना है। हम जाएंगे कॉमर्स महापैक पे। कॉमर्स महापैक पे जाते ही बाय नाउ पे जाएंगे, और बाय नाउ पे हम यूज करेंगे कोड AD50, जिससे क्या होगा, इस बैच की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। एंड हाँ, अभी भी सेल लाइव है, तो जल्द से जल्द जाके एनरोल करो, ताकि तुम्हें कम प्राइस में एक बेटर डील मिल सके। और वीडियो में ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा तो वो वहां से तुम डायरेक्टली क्लिक करके क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कोड तुम AD50 यूज कर लेना, और फॉर्म जरूर से भरना। अब देखो, प्रिपरेशन तो हर कोई करता है, बट टॉप कोई ही कर पाता है, क्योंकि हर किसी के ना हाथ में नहीं होता टॉप कर पाना। अब जब हम कहते हैं कि हर कोई क्यों नहीं कमांड मतलब क्रैक कर पाता, या हर कोई टॉपर क्यों नहीं बन पाता, डिफरेंस पता है, स्ट्रैटेजी का होता है, टाइमिंग का होता है, कंसिस्टेंसी का होता है। यानी अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अप्रैल में तुम्हें आउटकम दिखे ना, तो तुम्हें आज से स्टार्ट करने का पड़ेगा। यानी कि 2027 का जो तुम्हारा आउटकम है वो तुम्हारा आज डिसाइड करेगा। तो जल्द से जल्द बैचेस में एनरोल करो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कॉमर्स स्ट्रीम में।